दोस्तों एक बदलाव हो रहा है और ये बदलाव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस आहिस्ता आहिस्ता होते बदलाव में न केवल मीडिया अपने आप को बदल रही है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि जनता का मूड बदल चुका है, तो मीडिया की मजबूरी है बदलना। आजकल तो सुधीर चौधरी के शोज देखती हूँ तो मुझे हैरानी हो जाती है कि सुधीर चौधरी को हो क्या गया है। क्या ऐसा तो नहीं कि सुधीर चौधरी की टीम में जो हिंदू मुसलमान एक्सपर्ट टाइप के लोग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी सुधीर चौधरी के शो को चमकाना, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और बड़े क्रांतिकारी और बहुत ज्यादा क्रांतिकारी लोगों को सुधीर चौधरी की टीम में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों सुधीर चौधरी नहीं, नाविका कुमार का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब चर्चा का विषय है। इसमें नाविका कुमार वित्त मंत्री से, जी हाँ, निर्मला सीतारमण से सवाल पूछ रही है दिखाकर कि देखिए आपको लेकर क्या क्या मीम बन रहे हैं। वित्त मंत्री से नाविका कुमार पूछ रही हैं किसके बारे में, इनकम टैक्स कैपिटल गेन के बारे में, और टैक्स को लेकर जो एक पशुपेश की स्थिति है हमारे देश में कि कभी राहत मिडिल क्लास को लगता ही नहीं उसको मिलेगी, उसको लेकर सवाल पूछ रही है। किससे पूछ रही है? वित्त मंत्री से पूछ रही है। कौन पूछ रही है? नाविका कुमार पूछ रही है। दोस्तों नाविका कुमार और सुधीर चौधरी केवल चेहरे नहीं है, केवल एंकर्स नहीं है, ये अपने अपने चैनल के संपादक हैं। सुधीर चौधरी अपने जमाने में जी न्यूज को लंबे वक्त तक हेड कर चुके हैं और नाविका कुमार तो टाइम्स नाउ की खैर संपादक हैं ही लंबे वक्त से। इनका वित्त मंत्री से इस तरह के सवाल पूछना और सुधीर चौधरी का टैक्स को लेकर शो करना अपने आप में एक हिंट देता है उस बदलाव की जो धीरे धीरे हो रहा है। अचानक से तो पलटी मार नहीं सकते। दोस्तों सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक ऐसे मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है, एक ऐसे मुद्दे पर विश्लेषण किया जिस पर बात करना ना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हाई फाई रोड्स बनती हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो हर पार्टी उसको लेकर अपनी पीठ थपथपाती है और आम जनता भी यही सोचती है। जनरली ऐसे बहुत से मेरे दोस्त भी हैं जिनके पास शानदार गाड़ियाँ हैं, वो भी यही सोचते हैं कि क्या गजब की रोड बन गई, जबकि उनको खुद पता है कि अभी आने वाले थोड़ी देर में उनको टोल टैक्स देना होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जबकि एक आम आदमी इतने टैक्स दे रहा है तो फिर वो टोल टैक्स भी क्यों देगा, सड़क पर चलने का टैक्स क्यों देगा। और यही मुद्दा सुधीर चौधरी ने अपने शो में उठाया कि जब एक आम आदमी इनकम टैक्स दे रहा है, गाड़ी जब खरीदता है, एक आम आदमी छोटी गाड़ी भी खरीदता है, ऑल्टो जैसी गाड़ी भी खरीदता है, तो भी वो जीएसटी देता है। इसके अलावा रोड पे चलता है तो रोड सेस देता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल खरीदता है तो उस पर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बावजूद भी मतलब इतने सारे टैक्स जब एक आम आदमी से सरकार लेती है तो ये उम्मीद करती है, ये सब सुधीर चौधरी ने बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ, तो आम आदमी उम्मीद करता है कि इतने सारे टैक्स अगर सरकार ले रही है तो देश में वो अच्छी सड़कें तो बनवाएगी, ये तो बेसिक है, और इसी उम्मीद से इतने सारे टैक्स भी देता है सरकार को आम आदमी। लेकिन हाईवेज पर फिर जब एक आम आदमी चलता है तो उससे इतने सारे टोल टैक्स के नाम पर वसूली क्यों की जाती है? सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा क्यों टोल टैक्स देना पड़ता है। तो इसको लेकर हमारे देश में जो हाईवेज बनाए जाते हैं उसको लेकर दो तरीके हैं। पब्लिक फंडिंग पे सरकार पैसा लगाती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? आपके मेरे टैक्स से आता है। और प्राइवेट फंडिंग यानी कि सरकार एक कंपनी से कह देती है कि आप अपनी लागत लगाइए, अपना पैसा लगाइए और हमें बढ़िया सा एक हाईवे बनाकर दीजिए, और एक कुछ वक्त निश्चित कर देती है कि इतने साल तक आप अपनी लागत, अपना प्रॉफिट जो भी आपका हाईवे बनाने में लगा है वो आप वसूल कर लीजिएगा, इतने साल बाद हमको दे दीजिएगा, और फिर सरकार उसको फ्री कर देती है। और ये कोई तरीका ऐसा नहीं कि दोस्तों कि केवल भारत में अपनाया जाता है, दुनिया भर में अपनाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये फ्री हो पाते हैं कभी हाईवेज? इसको लेकर सुधीर चौधरी ने ही बताया अपने शो में, और ये जानकारी मेरे पास भी है दोस्तों। ये अगर आप दिल्ली में कभी रहे हैं या रहते हैं और नोएडा में कभी आए हैं तो डीएनडी एक फ्लाईओवर है, डीएनडी फ्लाईओवर। एक वक्त में जब मैं भी नई नई दिल्ली में आई थी वहाँ बहुत जाम लगता था, हमेशा जाम लगता था, क्योंकि वहाँ टोल देना होता था। टोल जब आप देंगे तो जाहिर तौर पर जाम तो लगेगा ही, रुकेंगी गाड़ियाँ। तो इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया। तो जानते पता चला कि जिस कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने ही बनाया था ये टोल, जिस सरकारी कंपनी ने टोल बनाया था, ये पूरा का पूरा हाईवे बनाया था, बहुत अच्छा हाईवे है, बढ़िया बना है। आपका जो एक दूरी है दिल्ली से नोएडा की, उसको छोटी कर दी इस हाईवे में। बनाने में इस हाईवे में लागत आई 408 करोड़, और कंपनी ने 2015 तक टोल के माध्यम से 1400 करोड़ वसूले, मतलब दुगने से भी ज्यादा। कोई तुक है इस बात का?
और इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके बाद फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसको टोल फ्री कर दिया गया। अब अगर आप नोएडा और दिल्ली जाएंगे कभी डीएनडी से तो आपको टोल नहीं देना होगा। लेकिन आप सोचिए कि जब लागत और वसूली सब पूरी हो चुकी थी कंपनी की, उसके बावजूद भी टोल टैक्स वसूलती रही, मतलब कितना खून चूसा जाता है एक आम आदमी का। और ऐसा ही सवाल नाविका कुमार ने वित्त मंत्री से भी पूछा इनकम टैक्स को लेकर, टैक्स गेन को लेकर, कि आखिर एक आम आदमी को राहत कब मिलेगी। मतलब एक झुंझुना आप पकड़ा देते हैं और राजनीतिक तौर पर जिस राज्य से आपको फायदा पहुंचना होता है उस राज्य को फायदा पहुंचा देते हैं जाया। मतलब मैं तो मानती हूँ दोस्तों, जो बजट की स्पीच होती है ना, वो लंबी चौड़ी 1.5 घंटे की स्पीच आम आदमी सुनता भी नहीं है। वो लास्ट में इतना पूछ लेता है टैक्स में राहत मिली क्या, जो उसको कभी नहीं मिलती है। आम आदमी को टैक्स में कभी राहत नहीं मिलती है। व्हाट्सएप पर आम आदमी के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र को लेकर जो एक भावना है उसकी, ठीक है, राष्ट्र प्रेम की। इसके बाद भी दोस्तों आम आदमी को मिलता क्या है? अब आपके और मेरे जैसे लोग इस तरह की बात करें समझ में आता है, लेकिन सुधीर चौधरी और नाविका कुमार जैसे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर समझ में आ जाता है कि जो बदलाव हो रहा है मीडिया में, ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। चलिए, हो तो रहा है कम से कम, राई समान हो रहा है, हो तो रहा है कम से कम। दोस्तों, इसी टैक्स की जटिल प्रणाली को लेकर, जो एक टैक्स का एक माया जाल है जिससे आम आदमी दुखी हो चुका है, इस पर राघव चड्ढा ने भी राज्यसभा में एक बेहतरीन भाषण दिया जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे देश में एक आम आदमी से टैक्स वसूला जाता है इंग्लैंड के बराबर, लेकिन उसको सुविधाएं मिलती हैं सोमालिया जैसी। सर, पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर मैं अपने इस भाषण को सर 2 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा, और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर, पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर, इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर, ये सब ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी है इकोनॉमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी, आपस में बात नहीं करें। माननीय राघव चड्ढा जी, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। बोलिए आप। सर, बजट पे आप बोलो। आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा सर।